बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री के कोर्स में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। मैं हूं मकसूद अकबर, एमएससी केमिस्ट्री 2010 से टीचिंग से शोबे से वाबस्ता हूं। आज हम केमिस्ट्री की बुक के पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं और उसका आगाज़ करते हैं। पहला चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। मैटर एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो वज़न रखती है, जगह घेरती है, उसे मैटर यानी मादा कहते हैं। फेज चेंजेस मीन्स स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड कन्वर्जन ऑफ देम इनटू वन एंड अदर। मादे की मुख्तलिफ़ हालतें आपस में एक दूसरे में तब्दील हो जाती हैं। इस तरह से मादे की हालतों की तब्दीली के अमल को फेज चेंजेस का नाम देते हैं। सबसे पहले हम साइंस की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि साइंस क्या होती है। द नॉलेज दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ कॉल्ड साइंस। वो इल्म जो हमें मुशाहदात और तजुर्बात के नतीजे में हासिल होता है उसे साइंस का नाम देते हैं। अब साइंस को बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। उसमें से एक फ़िज़िक्स, एक बायोलॉजी और एक केमिस्ट्री। तो इस सब्जेक्ट में हम केमिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे कि केमिस्ट्री क्या होती है और किन चीज़ों के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा। तो अब डेफिनेशन है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, डिफ़ाइन केमिस्ट्री। मुख्तलिफ़ तरह से ये सवाल बन सकता है। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री एक ऐसा इल्म है जिसमें किसी भी शय की खसूसियात, उसकी बनावट और उसकी साख्त के बारे में मुताला किया जाता है। इट ऑल्सो डील्स विद फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस एंड द लॉज आर द प्रिंसिपल विच गवर्न दीज चेंजेस। इसमें तबई और कीमियाई तब्दीलियों का मुताला करते हैं और उन कवानीन की बात कर रहे होते हैं जिनकी वजह से ये कीमियाई या तबई तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन रिप्रेजेंट फाइंडिंग आउट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड इन अ सैम्पल ऑफ मैटर। अब जब हम किसी चीज़ की कंपोजिशन की बात कर रहे हैं तो इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स किसी सैम्पल के अंदर मौजूद हैं या कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो किसी सैम्पल के अंदर मौजूद हैं। फिर सेकंड हम बताएंगे उसकी परसेंटेज कि ये जो फ़र्ज़ किया 4 एलिमेंट्स या 5 एलिमेंट्स हैं तो इनमें से कौन सा एलिमेंट या कौन सा कंपाउंड इस सैम्पल में ज़्यादा मौजूद है, कौन सा कम मौजूद है। सेकंड हम बात कर रहे होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। अब स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का क्या मतलब होगा, मीन्स अरेंजमेंट ऑफ एटम इन मैटर, कि मैटर में एटम्स की अरेंजमेंट क्या है, किस तरतीब से, किस अंदाज से ये सारे एटम्स जुड़े हुए हैं। बोथ फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस में बी ब्रॉट अबाउट बाय एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। जितनी भी तब्दीलियाँ होती हैं, बेशक फ़िज़िकल हैं या केमिकल, इन सब के लिए एनर्जी का तबादला जो है ना ज़रूरी होता है। या तो एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब हो रही होती है या फिर रिलीज़ होती है, यानी कि जज़्ब हो गई या फिर खारिज होगी। तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जितनी भी तब्दीलियाँ हो रही हैं केमिस्ट्री के अंदर या हमारी दुनिया के अंदर, वो सारी एनर्जी की वजह से हैं। जब एनर्जी किसी चीज़ में दाखिल होती है या वहाँ से निकल रही होती है तो वो किसी नई चीज़ के अंदर तब्दील हो जाती है। अब जैसे साइंस का इल्म बहुत ज़्यादा वसी था तो उसको बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे जो केमिस्ट्री है इसको भी बहुत सारी ब्रांचेस में तकसीम कर दिया है। फ़िज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल, फिर एनालिटिकल, बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, एस्ट्रोकेमिस्ट्री। पुरानी बुक की निस्बत यहाँ पे जो है ना ज़्यादा ब्रांचेस जो है ना केमिस्ट्री की बताई गई हैं। अब हम इन ब्रांचेस की डिटेल हम देखते हैं कि किस ब्रांच में क्या चीज़ें जो है ना बताई गई हैं। तो पहली ब्रांच है जिसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है वो है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट हाउ सब्सटेंस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। इसमें हमने देखना है कि एटम या मॉलिक्यूल के लेवल पे जो अशिया होती हैं वो किस तरह की होती हैं। अब एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये किसी भी चीज़ का सबसे छोटा पार्टिकल है जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। कुछ एटम स्टेबल होते हैं, कुछ एटम आपस में मिलते हैं तो कंबाइन होके नए स्टेबल पार्टिकल बनाते हैं जिन्हें मॉलिक्यूल कहते हैं। तो एटम्स कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं और वो मिलके मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे, ये सब कुछ फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाएगा।
It provides clear explanation as to how fundamental physical laws governing our world cause atoms and molecules to show specific characteristics and in turn react give huge structure related to life। इसमें हमने ये देखना है कि कौन से ऐसे कवानीन हैं जिनकी वजह से रिएक्शंस होते हैं, यानी कि जो एटम्स हैं वो आपस में मिलते हैं फिर मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं, तो किन बेसिस पे किन नताई शराइत पे वो आपस में मिलते हैं, क्या कंडीशंस ऐसी हैं, टेम्परेचर प्रेशर या कोई कैटलिस्ट जिनकी मौजूदगी की वजह से ये रिएक्शन होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिडिक्ट एंड चेंज द रेट्स ऑफ रिएक्शन एंड दस ऑप्टिमाइज द कंडीशन टू कैरी आउट द रिएक्शन इन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। इसमें हमने ये बात करनी है कि जो रिएक्शंस हैं ना उनकी रफ्तार को कैसे कंट्रोल किया जाता है, अगर उनको तेज़ करना है कम करना है तो किन कंडीशंस पे होंगे, टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट या रेडिएशंस वगैरह उनके किसी भी रिएक्शन पे क्या असरात होंगे, ये सब कुछ फ़िज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा। इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के हवाले से कि सॉलिड लिक्विड गैस क्या होते हैं, प्लाज्मा क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स या स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल आयन के हवाले से कि एटम्स क्या होते हैं, अंदरूनी तौर पे वो कैसे बने होते हैं, एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनेंगे या आयन्स बनते हैं तो वो किस तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें डिटेल के अंदर हमने इस ब्रांच के अंदर पढ़नी है। दूसरी ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। It is the study of synthesis, composition, properties, structure of element and compound that contain little or no carbon। इसमें हमने सारे के सारे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स पढ़ने हैं। कौन से एलिमेंट या कंपाउंड जिसमें कार्बन या तो नहीं होगा या फिर बहुत थोड़ा कार्बन होगा, तो वो सारे एलिमेंट्स या कंपाउंड पढ़ेंगे। इसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। टोटल 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट जो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। उन एलिमेंट्स में से अकेले कार्बन को निकालें तो जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, या कार्बन अगर अकेला है उसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो वो कंपाउंड्स भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कैन बी कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आर अ मिक्सचर ऑफ दीज साल्ट एसिड एंड बेसिस। ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं, इसमें हम क्योंकि इनऑर्गेनिक की बात करें तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना उसमें ज़्यादातर मेटल्स या नॉन मेटल्स मौजूद होती हैं। जब मेटल या नॉन मेटल आपस में मिलती हैं तो फिर वो मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाती हैं, जैसे साल्ट बनेंगे, एसिड्स बनते हैं या बेस बनते हैं। अब ये कौन से कंपाउंड हैं और इन्हें कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? इसमें फर्टिलाइज़र, मेडिसन, कैटलिस्ट, पिगमेंट्स, कोटिंग और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। फर्टिलाइज़र मतलब खाद शामिल है, मेडिसन अद्वियात, कैटलिस्ट जो चीज़ें किसी रिएक्शन में स्पीड को कंट्रोल करती हैं, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाती है कम करती हैं, तो उसे कैटलिस्ट कहते हैं। इसी तरह से पिगमेंट्स रंगदार मादे हैं जो मुख्तलिफ़ कलर के लिए रंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और कोटिंग मटेरियल वो मटेरियल है जो किसी चीज़ के ऊपर कर देते हैं, जैसे पेंट वगैरह, ताकि उसको मौसम के असरात से या बाकी चीज़ों से महफूज रखें, उसकी शक्ल बेहतर हो जाए। सोर्सेज के वाले से बात करें तो आमतौर पर जो नॉन लिविंग सब्सटेंस है उनके अंदर ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं। सॉइल, रॉक, मेटल्स, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। अगली ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द कार्बन कंपाउंड। इसमें कार्बन के कंपाउंड्स की बात करेंगे। कौन से कंपाउंड हैं? हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसमें हाइड्रोकार्बन शामिल हैं और उनके डेरिवेटिव्स शामिल हैं। अदर देन इट्स सिंपल साल्ट। इसमें कार्बन के वो कंपाउंड शामिल नहीं करने जैसे कि कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड और कार्बाइड। इन दिस ब्रांच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड रिएक्शन ऑफ द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। इसमें हमने जो भी हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स हैं, यानी ये ऐसे कार्बन जो कंपाउंड हैं, इनकी साख्त के बारे में पढ़ना है, इनके बनने के अमल को देखना है, इनकी खसूसियात को पढ़ना है, उसकी कंपोजिशन तरकीब को देखना है, और उसके बाद रिएक्शंस को कि ये किस तरह से किन हालात में रिएक्शन करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ। एक तो ये सारे जानदारों के अंदर मौजूद है, जो इनका सोर्स है वो जानदार हैं, पौधे या जानवर, इंसान, जितने भी जानदार हैं सबकी जो बॉडीज़ हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पर मुश्तमिल हैं। पानी के अलावा सबसे ज़्यादा जो हमारे अंदर मौजूद चीज़ें हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हैं।
इसी तरह से हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह में, ये मीथेन वगैरह के अंदर मौजूद है। और डेरिवेटिव का मतलब है कि जिन कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन के साथ कोई और एलिमेंट मौजूद होगा, जैसे कि ग्लूकोज, अब C6H12O6, इसमें कार्बन हाइड्रोजन तो है, उसके साथ ही ऑक्सीजन मौजूद है, तो ये हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं और उनके डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना दैट अकर इन दिस प्लैनेट। इस कायनात में या इस दुनिया के अंदर होने वाले जितने भी अवामिल हैं, वो बेशक केमिकल हैं या बायोकेमिकल, मतलब जो रिएक्शंस हो रहे हैं, खुद हो रहे हैं, ये किसी जानदार की वजह से हो रहे हैं, तो उन सब के बारे में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा। In this subject, we study the source, reaction, effects and fates of the chemical seepage in air, soil and water environment. इसमें हमने पढ़ना है किसी भी चीज़ के बारे में कि हवा में, पानी में, मिट्टी के इन्वायरमेंट में क्या कुछ मौजूद है, कैसे वो चीज़ें बन रही होती हैं, किस तरह से वो रिएक्शन करते हैं, क्या उनके असरात होते हैं, तो ये सब कुछ डिटेल में इसके अंदर पढ़ा जाएगा। Without this, it would be impossible to study the effects that human have on the environment through the release of chemical. अगर हम इस चीज़ को ना समझें तो फिर हमें ये नहीं पता चलेगा कि माहौल के ऊपर किसी भी जानदार का या किसी भी चीज़ का क्या असर है। मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, ऑक्सीजन बनती कैसे है, फ़ोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनती है, इस्तेमाल कहाँ पे होती है, रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती है, जितना ये बन रही होती है उतना इस्तेमाल भी हो जाती है। अगर इसकी मिकदार कम होने लग जाए या ज़्यादा हो जाए तो उसका क्या असरात होंगे। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हवा के अंदर मौजूद है, उसके सोर्सेज कौन से हैं, डिकम्पोजिशन से वो बनती है, इसी तरह से जो है ना रेस्पिरेशन से या फिर कंबस्शन, जलने के अमल से वो खारिज होती है। तो ये सारे जो इसके सोर्सेज हैं उनके नतीजे में ये बनती है और उसके बाद यूज़ कहाँ कहाँ पे होती है, तो जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इस माहौल के अंदर कौन सी चीज़ या कौन सा कंपाउंड कितना अहम है, मतलब कितनी मिकदार में नॉर्मल होना चाहिए। अगर उसकी मिकदार में कोई तब्दीली आती है, कमी या इजाफा होता है, तो उसके माहौल के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स एंड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन। मुख्तलिफ़ किस्म की जो पोल्यूशन है, हवा की पोल्यूशन, पानी की पोल्यूशन या फिर जो है ज़मीन की आलूदगी, इस सब की हमें वजह पता चल जाएगी। उस वजह के बाद उसके असरात पता चल जाएंगे कि इनके कितने लंबे या ख़तरनाक असरात हो सकते हैं, और उसके बाद इसके जो सॉल्यूशन है, नताइज हैं, या इसका जो हल है वो क्या हो सकता है, किस तरह से इनको कंट्रोल किया जा सकता है। इस सब के बारे में हमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से पता चलेगा। अब इन्वायरमेंट क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस इज़ कॉल्ड आवर इन्वायरमेंट। हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी मौजूद है ये हमारा माहौल कहलाता है। अब हमारे माहौल के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। हमारे माहौल के अंदर हवा, पानी, मिट्टी, लाइट, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जानदार हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेजान हैं। तो इन सब का जानदारों के ऊपर, माहौल के ऊपर क्या असर होगा, ये सब डिटेल में हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द एनालिसिस ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों का तज्ज़िया करेंगे। एनालिसिस मतलब तज्ज़िया किया जाएगा। इट इन्वॉल्व सेपरेशन, इसमें हमने अलग करना है, आइडेंटिफिकेशन, पहचान करनी है, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ मटेरियल थिंग। किसी भी मटेरियल में मौजूद चीज़ों को अलग करना, उनकी शनाख्त करना और उनकी मिकदार को बताना, ये सारा कुछ एनालिटिकल केमिस्ट्री में किया जाएगा। Nowadays, the field of analytical chemistry generally involve the study of the use of modern and sophisticated instrument to analyze the matter. अब पुराना जो दौर था उसमें मतलब सिंपल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते थे लेबॉर्ट्री में, लेकिन अब जदीद जो मशीनरी है उसकी मदद से लेबॉर्ट्री के अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो जदीद मशीनरी और बेहतरीन या ऐसी आलात इस्तेमाल करके जिनका रिज़ल्ट्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत एक्यूरेट किस्म के होते हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए अब जो रिसर्च वगैरह की जा रही है, जो एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, या जो
लेबॉर्ट्री के अंदर टेस्ट किए जा रहे हैं, ये सब एनालिटिकल केमिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं कि ऑल लेबॉर्ट्री एक्टिविटीज़, इंस्ट्रूमेंट, टेक्निक एंड प्रोसेस आर स्टडीड। इसमें सारे किस्म के जो लेबॉर्ट्री में सामान, जो तरीके, जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जो टेक्निक इस्तेमाल होती हैं, ये सब कुछ पढ़ा जाएगा। अब लेबॉर्ट्री में जैसे ब्लड टेस्ट होते हैं, या सॉइल टेस्ट है, वाटर टेस्ट है, ये इस तरह के जो भी टेस्ट होंगे, मेडिकल के लिहाज से भी टेस्ट हो सकते हैं, तो उन सब का ताल्लुक़ एनालिटिकल केमिस्ट्री से होता है। नेक्स्ट ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। दो अल्फाज से मिलकर बना हुआ है। बायो में जानदारों को पढ़ा जाता है, केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है मादों के बारे में। तो जो मादे जानदार के जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं उनके बारे में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेस। ये केमिस्ट्री की एक ऐसी शाख है जिसमें केमिकल्स के ज़रिए से ज़िंदगी को समझा जाएगा कि जानदारों के अंदर कौन से केमिकल्स, कौन से मादे, कौन से कंपाउंड्स मौजूद हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ द केमिकल सब्सटेंस एंड वाइटल प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम उन मादों के बारे में भी पढ़ेंगे और उन अवामिल के बारे में, उन रिएक्शंस के बारे में, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो चीज़ें जानदारों के अंदर हो रही होती हैं जिनकी वजह से वो ज़िंदा है। बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। बायोकेमिस्ट्री पढ़ने से हमें स्ट्रक्चर पता चलेगी और दूसरा फंक्शन पता चलेंगे कि जो भी जानदारों के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, इन बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए वगैरह मौजूद है। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, किन चीज़ों से मिल के बने होते हैं। जैसे हमने पहले बात की थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो आमतौर पे ये सारे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो ये कैसे बन रहे होते हैं, कितनी इसकी टाइप्स हैं, कितनी इसकी तरह की इसकी स्ट्रक्चर हो सकती हैं, इनकी वैरायटीज़ कितनी हैं, इस हवाले से पढ़ते हैं। फिर इनके बॉडी के अंदर काम क्या है, किस मॉलिक्यूल का या किस बायोमॉलिक्यूल ने कौन सा बॉडी के अंदर काम जो है ना वो परफॉर्म करना है, तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बायोकेमिस्ट्री में जैसे फ़ोटोसिंथेसिस के हवाले से पढ़ा जाता है कि फ़ोटोसिंथेसिस क्या होता है, या रेस्पिरेशन का अमल जो जानदारों में होता है। इसी तरह से डिकम्पोजिशन है, जब जानदार मर जाते हैं तो उनकी बॉडीज़ को डिकम्पोज किया जाता है, तोड़ फोड़ की जाती है, तो वो कैसे होती है। और डाइजेशन का अमल, जो भी हम खाना खाएँगे, खुराक खाते हैं, तो वो डाइजेस्ट होती है। तो ये सारे जो जानदारों के अंदर या उनकी बॉडीज़ से रिलेटेड जितने भी काम हैं, ये सब बायोकेमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। डील विद द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। इसमें न्यूक्लियस के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस से मुराद एटम का दरमियान वाला हिस्सा है। एटम का जो मिडल पार्ट है, दरमियान वाला हिस्सा है, उसको न्यूक्लियस का नाम देते हैं। उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना मौजूद होते हैं। It deal with radioactivity, nuclear process and transformation in the nuclei of atom। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा समझेंगे कि कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, वो रेडिएशंस या शुआएं खारिज कर रहे होते हैं। शुआओं के खारिज करने के अमल को रेडियो एक्टिविटी का नाम देते हैं। तो इस ब्रांच में रेडियो एक्टिविटी को पढ़ेंगे। अब वो रेडियो एक्टिविटी के बाद क्या होता है कि जब वो रेडिएशंस खारिज करते हैं तो उन रेडिएशंस के खारिज करने के बाद वो किसी दूसरे एलिमेंट में तब्दील हो जाते हैं। उनका कुछ मास या उसमें से कुछ जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होते हैं ना वो कम हो जाते हैं, तो वो किसी दूसरे एटम के अंदर या किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर तब्दील हो जाते हैं। इस अमल को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं या न्यूक्लियर प्रोसेस। बाज़-औक़ात इस तरह से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो किसी एटम पे टकराएंगी तो उसको वो तोड़ देती हैं, या वो जो एक बड़ा एटम है टूट के छोटे हिस्से बन जाता है, और बाज़-औक़ात छोटे एटम्स भी आपस में मिलके बड़े न्यूक्लियस में तब्दील हो जाते हैं। तो जितने भी न्यूक्लियर प्रोसेसेस हैं उनके बारे में यहाँ पे पढ़ा जाएगा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हैज़ मैनी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड रिसर्च। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है इसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, एक तो एग्रीकल्चर में, ज़राअत में, क्योंकि ये जो रेडिएशंस हैं इनको मुख्तलिफ़ चीज़ों पे इस्तेमाल करते हैं। बीज वगैरह जैसे सीड्स हैं उनके ऊपर इस्तेमाल करके उनको बीमारियों से बचा सकते हैं। मेडिसिन के शोबे में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें क्या किया जाएगा, कैंसर के इलाज के लिए जब इस्तेमाल करेंगे तो बॉडी के उस हिस्से के ऊपर रेडिएशंस डालेंगे,
वो कैंसर वाले सेल्स वहाँ से डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और इस तरह से उस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। इंडस्ट्री के अंदर जो मशीनें तैयार की जाती हैं, उस मशीनों की तैयारी के दौरान अगर उसको अंदरूनी तौर पे उसकी स्ट्रक्चर को देखना है कि वो ठीक है या उसमें कोई डैमेज तो नहीं है, तो वहाँ पे भी इसको चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत से रिसर्च प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस ऑफ एटम, उसके कंपोनेंट्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, फिर नेचुरल के साथ ही जो है ना आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियोथेरेपी, इलाज जो किया जाता है उसे रेडियोथेरेपी का नाम देते हैं। फूड प्रिजर्वेशन, खुराक को महफूज करना है, जो डब्बों के अंदर खुराक पैक की जाती है उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह पावर जनरेशन, बिजली पैदा करने के लिए भी इन रिएक्शंस को इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलीमर केमिस्ट्री के बारे में। पॉलीमर, दो अल्फाज हैं इसके अंदर। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है यूनिट्स। पॉलीमर आर द लार्ज मॉलिक्यूल मेड बाय लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक। इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको आपस में जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाता है। तो पॉलीमर एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो छोटे यूनिट या बेसिक यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। पॉलीमर केमिस्ट्री फोकस ऑन द प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर एंड मैक्रोमोलिक्यूल। इसका जो ताल्लुक है वो मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीमर से है कि वो बड़े मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कैसे बने होते हैं, उसका बेसिक यूनिट क्या होता है, किस तरह से उनकी जो है ना अरेंजमेंट है, तरतीब है, तो किस तरह से वो मौजूद होते हैं, ये सब कुछ पढ़ेंगे। अब ये मैक्रोमोलिक्यूल कहाँ पाए जाते हैं? मैनी मटेरियल प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्रोटीन, सेलुलोज, न्यूक्लिक एसिड आर नेचुरली अकरिंग पॉलीमर। दो तरह के पॉलीमर होते हैं, कुछ नेचुरल हैं और कुछ जो है ना वो सिंथेटिक भी हैं। नेचुरल पॉलीमर में सेलुलोज है, प्रोटीन है, ये न्यूक्लिक एसिड। अब प्रोटीन जानदारों के जो गोश्त वाला हिस्सा होता है उसमें ज़्यादा प्रोटीन मौजूद होते हैं। पौधों के अंदर जो लकड़ी मौजूद होती है उसमें सेलुलोज मौजूद होता है और डीएनए या आरएनए उसे न्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं। अब डीएनए में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि छोटे यूनिट न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। इसी तरह प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। तो इस तरह के बेसिक यूनिट आपस में जुड़ेंगे और इनके जुड़ने से ये बड़े मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है जियोकेमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द अर्थ, इट्स सोर्सेज एंड मिनरल इज़ कॉल्ड जियोकेमिस्ट्री। इसमें पढ़ेंगे हम ज़मीन के बारे में और ज़मीन के ऊपर मौजूद मादनियात के बारे में। जियो जो लफ्ज़ है इसका मतलब है अर्थ। अब जो मिनरल्स इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं जैसे कि कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है या फिर पेट्रोलियम है, इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कहाँ पर ये मौजूद हैं, किन जगहों से निकाली जा सकती हैं, कहाँ पे फिजिबिलिटी मौजूद है कि वो आसानी से निकालें। अब मतलब ऐसी जगह से निकालना है कि जहाँ पे ख़र्च भी कम हो और वहाँ से जो इसकी प्रोडक्शन है, पैदावार है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हासिल हो। Apart from its use in mineral exploration, geochemical mapping today has application in environmental monitoring, forestry and medical research. जियोकेमिस्ट्री को इस्तेमाल कर सकते हैं मिनरल को एक्सप्लोर करने के लिए। जो मादनियात मौजूद हैं कहाँ से निकालनी है, कौन से ऐसे तरीके, मशीनरी या ज़राए हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए ज़मीन के किसी हिस्से से किसी मादनियात को निकाला जा सकता है। फिर इसी तरह से जियोकेमिकल मैपिंग करेंगे कि जो केमिकल्स या जो मादे ज़मीन पर मौजूद हैं, कहाँ पे कौन से मिनरल्स मौजूद हैं या किस इलाके के अंदर कोई जंगलात मौजूद हैं, तो उस लिहाज से जो है ना किसी भी इलाके के जो नक्शे हैं ना वो तैयार किए जाएंगे। ये मेडिकल रिसर्च के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो इन मिनरल्स को इस्तेमाल करते हुए बनाई जा सकती हैं, मेडिसिन वगैरह तैयार हो सकती है। तो ये सब कुछ जियोकेमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री। It is the branch of chemistry the chemists try to design and synthesize medicine or drug which are beneficial for mankind. इसमें वो सारी अद्वियात तैयार की जाएंगी जो इंसान के फ़ायदे के लिए होती हैं। मेडिसिन एक ऐसा मटेरियल है जो जानदारों के जिस्म में जाने के बाद उनके नॉर्मल फंक्शनिंग को, नॉर्मल काम करने के अमल को मुतासिर करता है, तो उसे मेडिसिन का नाम देते हैं। अब वो नॉर्मल काम करने का अमल
दर्द भी हो सकता है कि वो दर्द को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया को मारने के लिए भी हो सकते हैं, वो वैक्सीन की शक्ल में भी हो सकते हैं कि मुस्तकबिल में आने वाले इन्फेक्शंस को रोक सकें। तो इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन होती है। मेडिसिन क्या है, किस तरह की है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, उसके बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, असरात होंगे, ये सब कुछ हम डिटेल में इसके अंदर पढ़ेंगे। इट इंक्लूड द डिस्कवरी, डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग इन ह्यूमन बॉडी। इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि मेडिसिन तैयार कैसे की जाती हैं, उनको जिस्म के अंदर जो है लगाया कैसे जाता है। जैसे कुछ मेडिसिन टैबलेट की शक्ल में होती हैं, कुछ जो है ना कैप्सूल की शक्ल में होती हैं, कुछ ड्रिप सिस्टम के ज़रिए या इंजेक्शन के ज़रिए से, कुछ जो है ना ड्रॉप्स की शक्ल में दी जाती हैं। इसी तरह से वो जब जिस्म में जज़्ब होंगी तो वो मेटाबॉलिज्म में क्या चेंजेस लाएंगी, जिस्म के अंदर जो अमल है उसके अंदर वो क्या तब्दीलियाँ लेके आती हैं, ये सब कुछ मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो मेडिसिन में इसकी टाइप्स के बारे में, इफ़ेक्ट्स के बारे में डिटेल से पढ़ा जाएगा। लास्ट ब्रांच है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोनॉमी वो इल्म है जिसमें सितारों के बारे में, सैयारों के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा जाता है। और एस्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे इट इज़ द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल एंड आयन रिकरिंग इन स्पेस एंड इंटरस्टेलर स्पेस। इसमें स्पेस के अंदर और इंटरस्टेलर स्पेस यानी सितारों के जो दरमियान जगह है वहाँ पे जो मादे मौजूद हैं, इनके बारे में पढ़ा जाएगा। हमने शुरू में बात की थी कि 118 एलिमेंट्स हैं जो अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। अब ज़मीन पर 118 हैं, क्या ये 118 बाकी सितारों पे भी मौजूद हैं? ज़मीन पर ये जो एलिमेंट्स मौजूद हैं इनमें से कुछ कम हैं, कुछ ज़्यादा है। तो बाकी सैयारों के ऊपर या सितारों के ऊपर कौन से एलिमेंट्स हैं, कितनी मिकदार के अंदर मौजूद हैं, उनकी मिकदार की वजह से वहाँ पे माहौल कैसा है, कौन से रिएक्शंस हैं वहाँ पे जो ज़्यादा हो रहे हैं, कौन से रिएक्शंस हैं जो ना होने के बराबर हैं, वहाँ पे किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। जैसे सूरज के ऊपर रिएक्शंस जो हो रहे हैं इतने ज़्यादा हो रहे हैं या इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है कि वो हम तक भी पहुँच रही है। तो यहाँ पे हमने इन्हीं हवालों से बात करनी है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के सितारे या सैयारे हैं ना, वहाँ पे किस तरह का माहौल है या किस तरह के कंपाउंड हैं। इन दिस डिसिप्लिन वी स्टडी एबंडेंसी एंड रिएक्शन ऑफ एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन इन द यूनिवर्स एंड इंटरेक्शन ऑफ दीज स्पीशीज विद रेडिएशन। मुख्तलिफ़ एटम्स, मॉलिक्यूल या आयन्स के बारे में पढ़ेंगे और रेडिएशंस के उनके ऊपर असरात के बारे में भी इसके अंदर पढ़ा जाएगा। तो ये था 11 ब्रांचेस केमिस्ट्री की जिनको हमने डिटेल से पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।